बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कंट्रैक्ट एक्ट 1872 और उसके सिलसिले में आज हम पढ़ेंगे एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कंट्रैक्ट के आप जो एग्रीमेंट कर रहे हैं क्या आपका वो एक वैलिड कंट्रैक्ट बन सकता है। वैलिड कंट्रैक्ट वो होता है जिसकी ब्रीच पे आप कोर्ट में जाके उसके खिलाफ जिस जो ब्रीच करता है वो कोर्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का या फिर जो आपका हर्जाना है उसका दावा कर सकते हैं। अगर आपका कंट्रैक्ट वैलिड नहीं है तो फिर आपका जो दावा है वो कोर्ट में जाके रिजेक्ट हो जाएगा। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि जो भी आप कंट्रैक्ट कर रहे हैं वो एक वैलिड कंट्रैक्ट होना चाहिए। कहा जाता है कि ऑल द कंट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट नॉट ऑल द एग्रीमेंट्स आर कंट्रैक्ट्स, के सारे जो कंट्रैक्ट होते हैं वो एग्रीमेंट तो ज़रूर होते हैं लेकिन जितने भी एग्रीमेंट होते हैं वो सारे के सारे कंट्रैक्ट नहीं हो सकते। कंट्रैक्ट वही होगा जिसमें उसके सारे के सारे एसेंशियल्स मौजूद हों। अब ये एसेंशियल्स जो हैं इसकी जो रेलिवेंट प्रोविजन है वो है सेक्शन 10 ऑफ कंट्रैक्ट एक्ट 1872। सेक्शन 10 में दिया गया है कि कौन कौन से एसेंशियल्स एक कंट्रैक्ट में होंगे तो वो एक वैलिड कंट्रैक्ट बनेगा। सबसे पहला जो एसेंशियल है इसमें वो है ऑफर, कि देर मस्ट बी एन ऑफर। ऑफर क्या हो सकती है कि आप ऑफर करें कि कुछ करने का या कुछ ना करने का, तो उसे कहा जाएगा ऑफर। ऑफर जो आपकी होनी चाहिए ये क्लियर होनी चाहिए, ये एक्सप्लिसिट होनी चाहिए और ये डेफिनेट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं कि किसी के पास एक बहुत ही अच्छा घोड़ा है तो आप उसे कहते हैं कि यार मैं आपका ये घोड़ा 75,000 रुपये में ख़रीदना चाहता हूँ। अब अगले बंदे को भी पता चल रहा है कि वो घोड़े की बात कर रहा है और उसको ये भी पता चल रहा है कि वो 75,000 रुपये की बात कर रहा है। अब उसको घोड़ा भी क्लियर है और उसको 75,000 रुपीज़ भी क्लियर है। तो आपकी ये जो ऑफ़र है ये एक्सप्लिसिट भी है, ये डेफिनेट भी है। तो ऐसी ऑफ़र अगर होगी तो ही वो एक वैलिड ऑफ़र होगी। अब एक बंदा है उसके पास 3 किस्म के मोटरसाइकिल हैं, एक 125 है, एक 70 है, एक यामा है। तो आप उसे कहते हैं कि मैं तेरे से एक मोटरसाइकिल 75,000 रुपये में ख़रीदना चाहता हूं। तो आपकी ये जो ऑफ़र होगी ये एक्सप्लिसिट नहीं होगी क्योंकि उसको नहीं पता कि आप 70 की बात कर रहे हैं, 125 की बात कर रहे हैं या यामा की बात कर रहे हैं। तो आपकी ये ऑफ़र क्या होगी, ये एक वैलिड ऑफर नहीं होगी। तो ऑफर के लिए एक्सप्लिसिट होना भी जरूरी है और उसके लिए डेफिनेट होना भी जरूरी है। अगला जो एसेंशियल है वो है एक्सेप्टेंस। अब ऑफर तो आपने कर दी, अब अगला उसको एक्सेप्ट भी तो करे। आपने ऑफर कर दी कि भाई मैं ये आपका घोड़ा 75,000 रुपये में ले रहा हूं। अगले ने कहा ओके लाओ जी 75,000 और ये लो घोड़ा। तो उसने क्या किया, आपकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अब अगर वो कहता है कि नहीं यार ये घोड़ा तो मेरा बहुत अच्छा है, मैं इसको 80,000 से कम में नहीं बेचूंगा, तो उसने क्या किया, उसने एक काउंटर ऑफर दे दी। अब आपकी जो पहले वाली ऑफर थी वो खत्म हो गई, अब वो बंदा ऑफरी बन गया और उसने आपको ऑफर कर दी कि भाई मैं ये 80,000 से कम में नहीं दूंगा। अब आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो एक कंट्रैक्ट जो है ना, एक एग्रीमेंट जनरेट हो गया। तो सबसे पहला एसेंशियल हो गया ऑफर, दूसरा एसेंशियल हो गया एक्सेप्टेंस और तीसरा जो है ना वो है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन को कॉन्ट्रैक्ट का दिल भी कहा जाता है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ द बोथ पार्टीज, के दोनों पार्टीज ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया और दोनों पार्टीज को क्या क्या फायदा हुआ उसे कहा जाता है कंसिडरेशन। अब ये जो कंसिडरेशन हो सकती है ये आपकी पैसे भी हो सकते हैं, ये आपका टाइम भी हो सकता है, ये कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ये आर्ट भी हो सकता है, ये कोई सर्विसेज भी हो सकती हैं, ये कोई असिस्टेंस भी हो सकती हैं। तो कंसिडरेशन में अ लॉट ऑफ थिंग्स आ जाती हैं। अगर मैं उससे मांग रहा हूँ घोड़ा और उसको दे रहा हूँ पैसे, तो जो घोड़ा है वो मेरे लिए कंसिडरेशन है और जो पैसे उसको मिल रहे हैं वो उसके लिए कंसिडरेशन है। किसी सिंगर को मैं बुलाता हूँ और वो मेरे लिए आके गाना गाता है, तो जो वो गाना गाता है वो मेरे लिए कंसिडरेशन है, जो पैसे उसको मैं देता हूँ वो उसके लिए कंसिडरेशन है। अगर किसी को मैं कहता हूं कि मेरे लिए कोई आर्टिकल लिख दे, तो जो वो आर्टिकल लिख के देगा वो मेरे लिए कंसिडरेशन है और जो उसको मैं पैसे दूंगा, उसकी जो मनी दूंगा वो उसके लिए कंसिडरेशन है। तो जो कंसिडरेशन है इसको कॉन्ट्रैक्ट का हार्ट भी कहा जाता है, दिल भी कहा जाता है, कि अगर ये ही नहीं होगी तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। चौथी जो उसमें एसेंशियल है वो है कैपेसिटी, कि जो बंदा भी कंट्रैक्ट कर रहा है उसमें इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो ये कंट्रैक्ट कर सके।
उस लॉ के मुताबिक, जिस कंट्री में वो कंट्रैक्ट कर रहा है उस कंट्री के लॉ के मुताबिक उसको मेजर होना चाहिए, यानी कि उसको मेजर जो भी उस कंट्री ने डिफाइन किया हुआ है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो 18 साल जो है बंदा वो मेजर है। दूसरा, उसको साउंड माइंड होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। तीसरा, किसी भी कानून ने उसको किसी कंट्रैक्ट करने से रोक ना रखा हो। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये कैपेसिटी में आनी चाहिए। दोनों बंदे जो आपस में कंट्रैक्ट कर रहे हैं उनमें कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो आपस में कंट्रैक्ट कर सकें। पांचवी जो चीज़ है वो है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ओब्लिगेशन। अब लीगल ओब्लिगेशन क्या है? लीगल ओब्लिगेशन होता है कि वो अपने आप को, दोनों जो पार्टीज हैं वो लीगली बाउंड करना चाह रही हैं कि दोनों अपना अपना काम जो है कॉन्ट्रैक्ट में वो करेंगी। उनकी दोनों में से किसी एक की भी ऐसी इंटेंशन नहीं है कि वो इससे भाग जाएंगी। तो जो दोनों पार्टीज हैं उनकी इंटेंशन होनी चाहिए कि वो आपस में एक लीगल रिलेशन जो है वो बिल्डअप कर रहे हैं, एक लीगल ओब्लिगेशन जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। इसका छठा जो एसेंशियल है वो है फ्री कंसेंट, कि जो दो पार्टीज आपस में कंट्रैक्ट कर रही हैं, किसी एक पार्टी की भी जो फ्री कंसेंट है वो, मतलब दोनों पार्टीज की उसमें फ्री कंसेंट होनी चाहिए। फ्री कंसेंट होता है कि जो उनकी मर्जी है वो किसी कोर्जन के बगैर है, वो किसी अनड्यू इन्फ्लुएंस के बगैर है, वो किसी फ्रॉड के बगैर है, वो किसी मिस रिप्रेजेंटेशन के बगैर है, वो किसी मिस्टेक के बगैर है। सेक्शन 14 यही कहता है कि अगर किसी कंसेंट में ये पांचों चीज़ें मौजूद नहीं है तो वो एक फ्री कंसेंट है। इन पांचों चीज़ों को हम वन बाय वन आगे जाके तफसील से पढ़ेंगे कि इनका क्या क्या मतलब होता है। यानी कि उसमें कोर्जन नहीं होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और उसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस भी नहीं होनी चाहिए। तो ही वो जो कंसेंट होगी वो आपकी फ्री कंसेंट कहलाएगी। तो फ्री कंसेंट दोनों पार्टीज़ की होना भी नेसेसरी है। उसके बाद जिस ऑब्जेक्ट के बारे में आप कंट्रैक्ट कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए। यानी पाकिस्तान में रहते हुए आप ये कंट्रैक्ट नहीं कर सकते कि मैं तेरे लिए चोरी करूंगा, मैं तुझे चरस सप्लाई करूंगा, मैं तुझे शराब सप्लाई करूंगा, मैं तेरे लिए कत्ल कर दूंगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये इलीगल हैं। आपका जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो लीगल होना चाहिए। मैं गंदम तुझे मंगवा दूंगा, मैं तेरे लिए बिल्डिंग बना दूंगा, मैं घोड़ा खरीद लूंगा, मैं तेरे लिए मोटरसाइकिल ले आऊंगा, मैं गाड़ी ला दूंगा, मैं एक आपको मकान दे दूंगा। तो ये चीज़ें क्या हैं? ये लीगल ऑब्जेक्ट्स हैं। तो जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो लीगल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। अगला जो है वो है सर्टेनिटी, कि आपका जो कंट्रैक्ट है उसमें सर्टेनिटी ज़रूरी है। सर्टेनिटी क्या होती है? कि व्हाट इज़ प्रॉमिस्ड एंड व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड, कि आपने जो प्रॉमिस किया है वो अगले बंदे को पता हो और जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको पता हो। आपने प्रॉमिस किया कि मैं तुझे 5 लाख रुपया दूंगा, उसने प्रॉमिस किया कि वो आपको अपनी कार देगा, तो आपको पता हो कि आपने 5 लाख रुपया देना है और उसको पता है कि उसने फलानी कार आपको देनी है। तो आपका जो कंट्रैक्ट है उसमें सर्टेनिटी होनी चाहिए। अगला जो उसका है वो है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कि जो आपका कंट्रैक्ट है वो इस लेवल का होना चाहिए कि वो परफॉर्म हो सके। अगर फॉर एग्जांपल आप एक कंट्रैक्ट करते हैं केपी के बंदे से पंजाब में रहते हुए कि जी मुझे आप 10 बोरी गंदम यहाँ पे पंजाब में सप्लाई कर दो, लेकिन केपी की जो गवर्नमेंट है उसने बैन लगाया हुआ है कि सूबे से बाहर गंदम नहीं जा सकती। तो ऐसी सूरत में वो जो कंट्रैक्ट है वो पॉसिबल नहीं है कि परफॉर्म हो सके। जिस तरह आप अपने महबूब से वादे कर लेते हैं कि भाई मैं तेरे लिए चांद और तारे तोड़ लाऊंगा, तो ये भी परफॉर्म नहीं हो सकता। तो ये कंट्रैक्ट भी इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है। तो आपका जो भी कंट्रैक्ट हो उसमें पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो ज़रूरी है। लास्ट जो है वो है लीगल फॉर्मेलिटीज़, कि अगर आपका कोई ऐसा कंट्रैक्ट है कि जिसमें राइटिंग ज़रूरी है, जिसमें विटनेस ज़रूरी है, जिसमें रजिस्ट्री ज़रूरी है, तो वो जो है चीज़ें वो कंप्लीट होनी चाहिए। अगर वो कंप्लीट नहीं होंगी तो आपका कंट्रैक्ट वैलिड कंट्रैक्ट नहीं होगा। तो अगर हम इस वीडियो की एक समरी देखें तो जो एसेंशियल्स हैं वो हैं 10 एसेंशियल्स, और इसको डील भी कर रहा है सेक्शन 10 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो एसेंशियल कौन कौन से हैं? ऑफर है, उसके बाद एक्सेप्टेंस है, उसके बाद कंसीडरेशन है,
उसके बाद आपकी कैपेसिटी है, उसके बाद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस हैं, उसके बाद फ्री कंसेंट है, उसके बाद लॉफुल ऑब्जेक्ट है, उसके बाद है सर्टेनिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस एंड लास्ट है लीगल फॉर्मेलिटीज। तो ये सारी चीजें अगर कॉन्ट्रैक्ट में होंगी तो ही वो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर ये इनमें से कोई भी एक चीज मिस होगी तो आपका वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।